और यहाँ पर जो हम प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, इस समय जो सीरीज आपकी चल रही है 2022 के प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आपका। तो चलिए यहाँ पर भूगोल और अर्थशास्त्र के प्रश्नों की वीडियो में देखने वाले हैं, जो 2022 में यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, लक्षद्वीप होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कितनी है? यह भी प्रश्न हमने बहुत बार करवाया है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर यानी पूर्व देशांतर होगा। आंसर जाएगा, हाँ बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 82 डिग्री 30 मिनट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं, यहाँ पर आपको बताना है। 3 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और बताया जा रहा है यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए ये एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य करते हैं। और हम अगर चीन की बात करते हैं तो चीन में आपके देखिए लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर है आपका। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पूछा क्या है बांग्लादेश के साथ, तो आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, टोटल हो गए 5। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। वो लोग डी मार रहे हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इनके अलावा बताइए और कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को टच करता है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला प्रश्न बताइए। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश यहाँ पर कौन सा है? उत्तरी पूछा गया है, तो उत्तरी वाला यहाँ पर क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 37 डिग्री 6 मिनट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सही होगा। हाँ, यहाँ वन रक्षक में पूछा गया था 2022 में, बिल्कुल सही है। वैसे देखिए भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा। लेकिन संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश है। तो आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को यहाँ पर लिखा हुआ तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कौन सा तट कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे हम कोरोमंडल कहते हैं। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। चलिए 7 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। और बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो बता रहे हैं बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। और यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 में प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश आपको बताना है। म्यांमार है, चीन है, मालदीव है, यूएई थोड़ो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगा देना है सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? किस देश के साथ सीमा साझा करता है? अगर हम बात करेंगे सिक्किम की बात करेंगे तो आप यहाँ पर नेपाल भी है, भूटान भी है, चीन भी है। आंसर जाएगा ये सभी ऑल ऑफ दीज विकल्प नंबर डी के साथ। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत यहाँ पर भारत के द्वारा कवर किया गया है? आपको यहाँ पर देखिए बताना है पृथ्वी का जो सतह का लगभग कितना परसेंटेज है जो भारत द्वारा कवर किया गया है। तो याद रखिएगा 2.4%। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर। 2.4% में आपका यहाँ पर क्या है, भूभाग पर भारत का विस्तार है। याद रखिएगा। हाँ, भारत का देखिए पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार कितने किलोमीटर का है? याद रखिएगा पूर्व से अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 2933 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और अगर हमने कहा उत्तर से दक्षिण के मध्य, उत्तर से हमने कहा उत्तर से दक्षिण के मध्य, तो आपका है 3214 किलोमीटर। ये दोनों डाटा आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कौन सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। 11 नंबर का जवाब हमारे बिछा चुका है और बिल्कुल सही जवाब दिया गया कंचनजंगा। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 85-86 मीटर है, 8586 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है।
है ना। ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और दुनिया का ये तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का दूसरा और दुनिया की बात करेंगे तो तीसरा है कंचनजंगा। और भारत का अगर पहला ऊंचा बात करेंगे तो आपका केटू गाडविन है, याद रखिएगा। दूसरा कंचनजंगा और विश्व की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, तो आपको पहले नंबर पे। अगला प्रश्न बताइए, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अगर आपका जवाब यहाँ पर गुरु शिखर आ रहा है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही है, गुरु शिखर। इसकी अगर हम बात करें, ऊंचाई की बात करेंगे, कितना है? 1722 मीटर है, याद रखिएगा। आंसर आपका सही होगा विकल्प नंबर ए सी के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है किसके बीच स्थित है? देखिए 8,848 मीटर का आपका है माउंट एवरेस्ट, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। याद रखिएगा नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। यूपी ट्रिपल एस पीटी 2022 में प्रश्न आपका पूछा गया था। बहुत लोग 13 नंबर का ए मार रहे हैं, भारत और नेपाल, है ना। आपका ये नेपाल और तिब्बत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है? किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। बता रहे हैं सतपुड़ा, बिल्कुल सही है, सतपुड़ा रेंज, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी वाला आपका सही आपका होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गाडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है, यहाँ पर क्या होगा? यानी यहाँ पर केटू गाडविन ऑस्टिन की अगर बात करते हैं तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि एक आपका पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में आपका स्थित है। याद रखिएगा ये संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की बात करेंगे तो पहले नंबर पे है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर के साथ। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? आप देखिए पश्चिमी घाट की बात हो रही है, पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको अनाईमुड़ी लगा के आना है। अनाईमुड़ी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा और ये केरल में स्थित है। दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है, अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 2695 मीटर है। अगला प्रश्न बताइए, देखो बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न बताइए, वह मार्ग कौन सा है ना। अरावली वाला तो गुरु शिखर था, और जब पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर पूछेंगे तो अनाईमुड़ी। वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर बताया गया है। बी नंबर कह रहे हैं नाथुला दर्रा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न बताइए, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, नेपाल हिमालय। यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न बताइए, है ना, ये भी देखिए आपका पेट में पूछा गया था आपका। चलिए नहीं, जेई में पूछा गया था, जेई एग्जाम में पूछा गया था आपका, अभी 16 अप्रैल को ही हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी के निर्माण करते हैं? है ना, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी निर्माण करती हैं? तो आंसर यहाँ पर आपका होगा देवप्रयाग। आंसर क्या होगा? देवप्रयाग। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस नदी को, है ना, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बताइए बिहार का शोक किसे कहते हैं? आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं डी नंबर होगा, कोसी नदी को, बिल्कुल सही है। पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? अगर हम पोंग बांध की बात करेंगे ब्यास नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना की अगर हम बात करेंगे ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है।
भारत की जलवायु को यहाँ पर कौन जलवायु कहा जाता है? ये प्रश्न हमने कराया है, कई बार करवाया है ना। यहाँ पर बताइए, तो कहा जाता है मानसूनी जलवायु, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली जो पवन होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लू कहते हैं। लू गर्मी मौसम में आप देखे ही होंगे, लू लग जाती है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से बताइए भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है उसका मुख्य रीजन आपको बताना है। तो इसका रीजन यही है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, बी के साथ। बी नंबर था ना, हाँ बी है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? बताइए। और यहां पर बताया जा रहा है किस कारक कारण ये हिमालय की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है ना। कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर दिल्ली, है ना। दिल्ली जो कि भारत की क्या है, राजधानी है। अगला प्रश्न बताइए, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है ना, और वे समुद्र की ओर बहती है, और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम होता है। अब बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अब इसका आंसर बताया जा रहा है, कह रहे हैं व्यापारिक पवनें हैं। बिल्कुल सही बात है। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। भारतीय उप महाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। चलिए कमेंट करते रहिए, वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए पूछा गया सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर बताना है यहाँ पर क्या किस प्रकार के वन हैं। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय कंटक वन है। उष्णकटिबंधीय कंटक वन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका होगा। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, मछमहुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं, है ना। सागौन, चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। हाँ यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा। यहाँ पर पर्णपाती लगाइएगा, कंटक मत मार दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या है, सागौन, साल, शीशम जो हो रहा है ना, ये आपका जो होगा ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा। हाँ ये पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजातियां होती हैं, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, ISFR 2021 के अकॉर्डिंग बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? वन क्षेत्र में जो वृद्धि देखी गई है वो आपकी देखी गई है आंध्र प्रदेश में देखी गई है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगर हम आपसे कहें क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो फिर आपको एमपी यानी मध्य प्रदेश आपको लगा के आना है। वृद्धि की बात कहेगा तो आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा क्षेत्र की बात होगी तो एमपी मध्य प्रदेश। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जो पूछे वही आपको आंसर लगा के आना है। अगला प्रश्न है, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है क्या कहलाती है? वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं झाड़ी की परत कहते हैं, जिसे हम श्रब लेयर कहते हैं। झाड़ी की परत कहिए या श्रब लेयर कहिए, बात एक ही है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। कैनोपी क्या होता है? ऊंचे वृक्षों के सबसे ऊपर की जो शाखाएं और पत्तियों जो वन भूमि के छत पर आपके कार्य करने लगती है ना, उन्हें कैनोपी कहा जाता है। जो झाड़ी के परत के ठीक नीचे होती है ना, उसे हम हर्ब लेयर कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर श्रब लेयर आपका सही है, लेयर है। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है तो वो आपका है, हाँ बताइए आंसर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही बताया जा रहा है। सिक्किम में तो स्थित है, कौन सा है? खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है। लाल पांडा सिक्किम का राज्य पशु भी है ना। लाल पांडा जो है सिक्किम राज्य क्या राज्य पशु है सिक्किम का। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत ही आसान प्रश्न है
और सबसे बड़ा अगर आपका आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा। सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राइट आंसर क्या होगा। लद्दाख में तो स्थित है, कौन सा है, लद्दाख में आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। केंद्र शासित प्रदेश में आपका स्थित है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख आपको पता ही है कहाँ पे है, केंद्र शासित प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, गिर गुजरात में है आपका। निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है, भारत में बोला गया कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे काजीरंगा है, कान्हा है, पेरियार है, दचिगाम थोड़ो है ना। दचिगाम ये आपका नहीं है, जबकि दचिगाम क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है ना। और हमने बोला क्या था, टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण की बात हो रही है, तो ऊर्ध्वाधर जो वितरण होता है ना विभिन्न प्रजातियों को, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, तो वर्टिकल में उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्तर विन्यास कहते हैं, स्तर विन्यास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए रेगिस्तान है लिखा हुआ, रुई के समान दिखते हैं वे आमतौर पर 4000 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, तो क्या बनते हैं बताइए। रुई के समान दिखते हैं, है ना, और बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताया जा रहा कपासी मेघ, है ना, कपासी मेघ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। जलाक्रांति मतलब समझ रहे हैं, मतलब जल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। जल कहाँ पे पड़ता है आप देखे होंगे, डुबो डुबो के पानी में लगाया जाता है चावल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो हाल ही में कहाँ पर पाए गए हैं, आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है, और जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं राजस्थान, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है। कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है, तो आंसर यहाँ पर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए के साथ। कोलार सोने के खाने किस राज्य में स्थित है। कोलार सोने की जो खाने हैं ना, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपकी कर्नाटक राज्य में है, कोलार जिले में पड़ती है। कोलार जिला कहाँ है, कर्नाटक में है ना, तो आंसर लगा दीजिए, कर्नाटक हो गया। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है ना। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बताइए कौन सा नहीं जोड़ता है। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, जवाब देखिए यहाँ पर आ चुका है, कह रहे हैं यहाँ पर जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ना आपका, ये 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू किया गया था, याद रखिए। और ये जो आपका था ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद नहीं था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये आपके 4 महानगर थे जिन्हें जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था आपका, ये 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज जिसे नाम दिया गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत की बात हो रही है, तब आप कहेंगे भारत का तो NH7 है, NH7 को तो अब नाम बदल गया, पहले NH7 कहते थे, ऑप्शन भी नहीं दिया है। अब लगाएंगे NH44, NH44 जिसे NH7 के नाम से जाना जाता था, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य से होकर गुजरती है। आंसर होगा NH44। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा, है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, ये आपका होगा दिल्ली एयरपोर्ट। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो आप कहेंगे आइजोल। आइजोल तो आपका क्या होता है, मिजोरम है, मिजोरम तो राज्य है, उसकी राजधानी है। 28 राज्य हैं इस समय वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी आपको बताना है, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कौन सी है बताइए। कवारती, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है, बहुत बार करा चुके हैं, 1953 की बात है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही, देखिए पोटी श्री रामालू के आमरण अनशन के दरमियान की मृत्यु भी हो गई थी 1952 में, बहुत हिंसा फैली थी। इसके बाद 1953 में आपका आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है, याद रखिएगा, आपका ए नंबर सही है।
मासाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं। ये जो ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? मासाई। तो यहाँ पर आपका होगा बिल्कुल सही, ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में पाए जाते हैं, कौन से अफ्रीका में? पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पर बताइए किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है ना? राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, तो याद रखिएगा उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन सफेद शहर की बात करेंगे तो उदयपुर। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 2014 में आपका बना था तेलंगाना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। 2 जून 2014 को बना था, है ना? आंध्र प्रदेश से आपका अलग करके बनाया गया ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? बताया जा रहा है गोवा। बिल्कुल सही है ना? गोवा बिल्कुल सही है। गोवा की राजधानी पणजी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ से अब हमारे प्रश्न शुरू होने वाले इकोनॉमिक्स से। 55 नंबर से अब देखेंगे इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपके। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बताइए। 55 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर आपका होगा यहाँ पर निजी क्षेत्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? सबसे बड़ा क्षेत्र की बात करेंगे, सबसे बड़ा आपका कौन सा है ना? यहाँ पर कृषि क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो है किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? है ना? यहाँ पर आपको बताना है। तो ये भी आपकी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? जब हम चीनी या गुड़ का अगर उत्पादन करेंगे ना, तो ये आपका आता है द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कौन क्षेत्र में आता है आपका? द्वितीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आपका होगा। ठीक है, प्राथमिक में आपका कृषि क्षेत्र है, उद्योग वगैरह जो है, और यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित सामग्री तैयार उत्पाद जो बनाए जाते हैं, ठीक है ना, ये आपका द्वितीय में आते हैं। तृतीय में आपका सेवा क्षेत्र वगैरह जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? है ना? कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अच्छा, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ये तो आपका तृतीय है ना। चलो यहाँ पर बताइए, और यहाँ पर जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही है, ये 2022 में पूछा गया था, और बता रहे हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपका था 1969 से लेकर 74 के मध्य आपकी स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? संकट नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी आपका किया है यूएनडीपी, है ना? यूएनडीपी आपका होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आपका है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होगा। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? है ना? 3 नीतिगत उपाय पूछा गया है। हाँ यहाँ पर बताया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होंगे, है ना? बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे ना, भारत की बात कर रहे हैं तो एम एस स्वामीनाथन। विश्व की अगर हम बात करेंगे तो बताइए विश्व में कौन है आपके? हाँ ना, विश्व में बताइएगा, पूछेगा तो आंसर कौन सा लगा के आएंगे? नॉर्मन बोरलॉग, है ना? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन। चलो आगे बढ़ते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था?
देखिए श्वेत क्रांति के जनक आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे आपके, ठीक है ना, श्वेत क्रांति के थे। यहाँ पर बताइए 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया जाता था? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे ये सभी है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम कौन से जानते हैं बताइए? जो नई आर्थिक नीति है ना, इसे हम जानते हैं आपका LPG है ना, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, ये आपका होता है। आंसर आपका LPG होगा। LPG सिलेंडर मत समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए 1991 में नई आर्थिक नीति जो है, इसके तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो प्राथमिक परिणाम पूछा गया इनमें से कौन सा था, तो ये आपका वैश्वीकरण था। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? ठीक है ना, तो चुना गया था आपका पंजाब। 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था हरित क्रांति को, याद रखिएगा। और इन्हें हम विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। विशेष तौर पर ये गेहूं और चावल से संबंधित आपका था, उनके उत्पादन में वृद्धि भी देखने को मिली थी आपकी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। अगला प्रश्न बताइए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत की निम्नलिखित योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? हाँ बिल्कुल सही है, भारत राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ये सभी के सभी थे, तो आंसर आपको डी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर बिल्कुल सही है, नाबार्ड बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकों के लिए है ना, तो ये आपका किया था आपका बैंकिंग कंपनियां, कौन सा था आपका? ये अधिनियम 1970 वाला था आपका, ए नंबर है। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? प्रश्न बहुत बार कराया है और उम्मीद है आज जवाब सभी लोग सही देंगे। चौदह बिल्कुल सही है, हाँ ना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, 1980 कह रहे हैं, 6 बिल्कुल सही है। 1980 में कितने थे आपके? 6 थे। 1969 में 14, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बताइए कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो आप कहेंगे वाणिज्यिक बैंक की बात हो रही है, तो सिडबी नहीं है, बाकी सब है आपके। निम्नलिखित में से कौन संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो आंसर बताइए क्या होगा? तो कह रहे हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 100 रुपए की भारतीय मुद्रा पर राशि कितनी भाषाओं में लिखी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 100 रुपए के नोट पे आपने देखा होगा, है ना, वैसे इसके हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो वह तो RBI गवर्नर के होते हैं, है ना। 1 रुपए के नोट पर आपके होते हैं वित्त मंत्रालय या वित्त सचिव के, बाकी तो सब आपके RBI के होते हैं। अब प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है? प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कितनी भाषाओं में लिखी जाती है, बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? कह रहे हैं 17, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? वित्तीय वर्ष जो चलता है ना भारत में, उसका टाइम पीरियड आपको बताना है, कौन कौन से टाइम में चलता है, कैसे चलता है।
ये आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका क्या होता है, आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है आपका। बहुत लोग भी मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला बताइए, आयात पर कर का इसका उदाहरण है। आयात पर कर का उदाहरण कैसा है, तो ये आपका कैसा है बताइए। आयात पर कर व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण होता है, व्यापार अवरोधों का। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला बता रहे हैं, रुग्णता, बिल्कुल सही है ना, रुग्णता यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन को आपको ये प्रवसन, मृत्यु और जन्म प्रभावित करते हैं, किंतु रुग्णता का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से इस पर नहीं पड़ता है, बाकी सब है। अगला बताइए, प्रति 1,000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। प्रति 1,000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या किस नाम जानते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए। फिर 2022 में पूछा गया था, तो आंसर आपका होगा क्रूड जन्म दर। आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्रूड जन्म दर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, आपको बताना है। शहरीकरण है, खनिज है, औद्योगिकरण है, लेकिन पानी की उपलब्धता थोड़ा होगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है आपका। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना, नारी नारी को नमन, है ना, और ये शुरू किया है आपका हिमाचल प्रदेश। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, नारी को नमन। 30 जून 2022 को ये शुरू हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी होगा। एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, है ना, कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी आपको बताना है। तो यहाँ पर आपकी मिलेगी 50%। कितना, 50%। नवंबर 2020 तक लिखा हुआ है, राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा शुरू की गई योजना को पहचानिए। आंसर होगा यहाँ पर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना संबंधित है, देखिए पूरा योजना से पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, उसी को हम बोलते हैं पूरा योजना। 2022 तक किसान की आय दुगना करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति गठन किया गया है ना। यहाँ पर 2022 तक देखिए ये जो किया गया था आपका, ये आपकी थी अशोक दलवाई समिति, है ना, अशोक दलवाई समिति। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था, है ना, कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था आपका यहाँ पर सभी के सभी है ना, मनरेगा भी था आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी था। आंसर जाएगा डी के साथ। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और यहाँ पर इस स्थान है ने 2 सरकारी कार्यक्रमों और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए यहाँ पर देखिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यूएनडीपी, बिल्कुल सही है, यूएनडीपी यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दिया है ना। तो ये मंजूरी दिया आपको बताना है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के राज्य के रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य जो है शीर्ष नंबर पे कौन सा है, वो आपका कौन सा है बताइए। सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा जो राज्य है ना, वो आपका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली है पासपोर्ट, बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जापान का है, जापान का याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है आपका।
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य दर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है ना? एक है तो आंसर जाएगा दमन दीव और दादरा नगर हवेली, है ना? दोनों एक मर्ज हो गए। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। अगला बताइए, यहाँ पर आपको जवाब देना है, लिखा हुआ है हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क लोगों का जो उपयोग है होता है, तो अगर आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है जेवर, तो बिल्कुल सही है। देखिए हॉलमार्क लोगों का उपयोग जेवर के लिए किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ जेवर संबंधित है, बिल्कुल सही है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, कितनी होती है ना? सरकारी कंपनी अगर है तो कम से कम अगर 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो सरकारी कंपनी होगी। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है ना? यहाँ पर आपको बताना है किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। ये जारी किया है आपका नीति आयोग ने किया है। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार के द्वारा निम्न 3 क्षेत्र आपके हैं, निम्न 3 क्षेत्र ही आपके सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। वो आपके थे परिवहन और रेलवे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु खनिजों का खनन। आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न है और यहाँ पर बताया जा रहा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया? किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया था? उद्योग नीति प्रस्ताव जो अपनाया गया था, याद रखिएगा 1956 में अपनाया गया था। 1956 में यहाँ पर अपनाया गया था। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो टेस्ट था कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा और सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। 99 ही प्रश्न आपके थे यहाँ पर, जिसमें से हमने आपका ये पूरा 2022 का कवर कर दिया है। भारत का भूगोल है और यहाँ पर इकोनॉमिक्स था, ठीक है ना, हिस्ट्री आपका था। ये सब हमने आपके जितने भी प्रश्न आपके 2022 में रिसेंटली पूछे गए थे विभिन्न परीक्षाओं में यूपी SSSC के, वो हमने यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।